तो फिल्म की शुरुआत होती है जेसन से, एक मशहूर किलर जिसे लोगों ने इंसानी मॉन्स्टर भी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसके पीछे वजह क्या थी, ये जानने के लिए आखिर यूएस मिलिट्री उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसे ज्यादा देर तक क्योंकि पकड़े रखना मुमकिन नहीं था, इसीलिए साइंटिस्ट रिसर्च फैसिलिटी के अंदर उसे केमिकल्स के जरिए फ्रीज कर देते हैं और एक गार्ड को उस पर नजर रखने के लिए बिठा देते हैं। लेकिन उसकी नजरें गार्ड को काफी तंग कर रही थी, इसीलिए गार्ड ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ही हम साइंटिस्ट रोवन को भी देखते हैं, जिसे जेसन पर रिसर्च करने का आइडिया बकवास लगता है, क्योंकि इस दौरान में बहुत से लोगों के मारे जाने का डर था। वो सीनियर साइंटिस्ट से जाकर बात करती है और कहती है कि अगर अब जेसन पकड़ा ही गया है तो हमें उसे मार देना चाहिए। पर सीनियर साइंटिस्ट उसे समझाते हैं हमें बस जेसन की इतने बड़े बड़े जख्मों को जल्दी हील करने वाली एबिलिटी पर रिसर्च करनी है और यही एबिलिटी अपने सोल्जर्स के अंदर डालनी है, जिससे हमारी आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अपना मकसद पूरा हुए बगैर ही जेसन को मार देना कोई भी अक्लमंदी नहीं है। अब वो रोवन को छोड़कर खुद ही जेसन के पास चले जाते हैं अपने बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो गए कि उस पर्दे के पीछे असल में जेसन था ही नहीं, बल्कि उन्हीं का सोल्जर था। इससे पहले कि वो उसे कहीं ढूंढ पाते, एक पर्दे के पीछे से जेसन निकल आता है और धड़ाधड़ करके यहाँ लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। सभी सोल्जर्स उसे रोकने के लिए उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी भी गोली का उस पर कोई असर नहीं था। जेसन को जिस चैन से बांधा गया था उसी चैन को घुमाते हुए वो उस सोल्जर को भी पकड़ लेता है जो उसके ऊपर गोलियां चला रहा था, और यहाँ दूसरी तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से वो दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। जैसे ही सारे सोल्जर मर जाते हैं, वो साइंटिस्ट जो यहाँ के खड़ा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जेसन पीछे से अपना चाकू घुमाते हुए उसकी तरफ फेंकता है, जो साइंटिस्ट की बॉडी में पीछे से स्टैब होते हुए उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा था। बाहर खड़ी रोवन को बस चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो डर गई थी। इससे पहले कि अंदर जाती, फैसिलिटी का दरवाजा तोड़ते हुए एक सोल्जर उसके सामने गिरता है जो मरने की स्टेज पर था, और वो रोवन को भाग जाने को कहता है, क्योंकि अब जेसन शिकारी नजरों से रोवन को देख रहा था। वो उसी सोल्जर की गन लेते हुए बहादुरी से जेसन पर शूट करती रहती है और उसे पीछे चलने पर मजबूर करती है। पीछे होता हुआ जेसन एकदम से उसी पॉड में चला जाता है जहाँ उसे फ्रीज किया जाता था। बिना वक्त गवाए दोबारा रोवन उस पॉड को भी जल्दी से लॉक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जेसन ने उस पॉड के अंदर से ही अपने चाकू को जोर से बाहर निकाला, जिससे पॉड टूटकर चाकू रोवन की बॉडी के अंदर स्टैब हो गया। ये पॉड भी एक्टिवेट हो चुका था और इसमें से भी अब फ्रीजिंग गैस बाहर निकलने लगी थी, जिससे जेसन फ्रीज होने लगा। गोलियों की आवाज की वजह से पहले ही ये पूरी की पूरी फैसिलिटी लॉक होने लगी थी, और इससे पहले कि रोवन यहाँ से बाहर निकल जाती, ये फैसिलिटी पूरी तरह सील हो जाती है। यहाँ कोई भी पॉड की गैस को बंद करने वाला रहता ही नहीं। पॉड के अंदर से जो जेसन ने चाकू चलाया था उसकी वजह से पॉड की गैसेस बाहर भी निकलने लग जाती हैं और कुछ ही देर में पूरी फैसिलिटी में फैल जाती हैं, और ऐसे रोवन भी उन्हीं गैसेस की वजह से यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। खैर, अब सीन कट हो जाता है और हमें आज से 450 साल का वक्त दिखाया जाता है। पता चलता है कि ये पूरी दुनिया इंसानों के पिलाई पोल्यूशन की वजह से तबाह हो चुकी है और अब इस दुनिया पर कोई भी नहीं रहता। सारे इंसान एक दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिसे अर्थ 2 के नाम से जाना जाता है। 445 साल बाद अर्थ 2 से एक टीम इस अर्थ को विजिट करने के लिए आती है, क्योंकि इन्हें दोबारा अर्थ को ठीक करने के तरीके ढूंढने हैं और साथ ही साथ इस अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानना भी है। इसी दौरान इन्हें वो फैसिलिटी भी मिल जाती है जहाँ पर जेसन के साथ साथ साइंटिस्ट रोवन भी फ्रीज थी, जिन्हें देखकर ये पूरी की पूरी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इन्हें पता चला कि रोवन अभी तक जिंदा है। ये हैरानी की बात तो थी, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि उनकी बॉडी को एक परफेक्ट टेम्परेचर मिला था, जिसने उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। टीम लीडर रोवन के साथ साथ पॉड के अंदर रखी जेसन की बॉडी को भी शिप में ले जाने का फैसला करते हैं, और जैसे ही पॉड का दरवाजा खोलते हैं तो रोवन के हाथ में पकड़ा हुआ मशहरी एकदम से नीचे गिरता है और इनके एक साथी का पूरा बाजू उसके जिस्म से अलग कर देता है। वो लड़का जोर से चिल्लाता है। ये लोग जेसन की बॉडी को तो संभाल लेते हैं और उस लड़के को जल्दी से एक पेन किलर इंजेक्शन देते हैं। खैर, उसके बाद ये दोनों बॉडीज को अपनी शटल में ले जाते हैं। जिस लड़के का बाजू कटा था उसे ये लोग एक बैग पर लेटा देते हैं, जो कुछ ही देर में उसका ये बाजू बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला बैग था जो इंसान के या किसी भी जानवर के किसी भी हिस्से को रीजनरेट कर सकता था, दोबारा बना सकता था।
जबकि दूसरी तरफ हमें रूवन 1 को दिखाया जाता है लैब 1 के अंदर। उसके बहुत सारे स्कैन करने के बाद उसे भी नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड पे लिटाया गया था और उसे दोबारा होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। जबकि लैब 2 के अंदर जेसन के ऊपर रिसर्च हो रही थी और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि जेसन की बॉडी के अंदर एक बहुत छोटा सा दिमाग था जो उसकी बॉडी को चला रहा था। यहाँ पर ये साइंटिस्ट जेसन की आंख का सैंपल निकालती है जो बहुत ही बुरे तरीके से खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन को भी होश आ जाता है और होश में आते ही नए लोगों को अपने करीब देखते ही वो पैनिक कर जाती है और यहाँ पर साइंटिस्ट को थप्पड़ भी लगा देते हैं और साइंटिस्ट उन्हें काम डाउन करते हैं और सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस टाइम फ्यूचर में है और रिसर्च लैब में है क्योंकि पिछले 450 साल से वो बेहोश थी। ये सुनकर तो साइंटिस्ट खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में रह गई थी। टीम लीडर इस टाइम अर्थ 2 से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ये खबर देते हैं कि उनके पास 450 साल पुराने लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं। उनको लगता था कि वहाँ के लोग इन्हें देखने के लिए बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ इंसान इन्हें ये बताता है कि पुराने लोगों को जिंदा करने की टेक्नोलॉजी अब काफी आम हो चुकी है। इन चीजों को देखने के लिए या किसी पुराने इंसान को देखने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, तुम इन्हें अपनी रिसर्च में ही इस्तेमाल करो। हाँ, अलबत्ता जेसन उस टाइम का एक बहुत बड़ा किलर था जिसे मारना नामुमकिन था। उसकी बॉडी देखने के लिए शायद लोग थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखाएं। दूसरी तरफ हम दोबारा उसे साइंटिस्ट को देखते हैं जो जेसन के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उसे जैसे ही जेसन का मास्क उठाया उसका चेहरा देखने के लिए तो वो बुरी तरह से जला हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। इसलिए वो उसका मास्क दोबारा रख देती है उसके फेस पर और उसके छोटे से ब्रेन पर रिसर्च करने लग जाती है। इस दौरान उसे 1-2 मरतबा शक भी होता है कि जैसे जेसन होश में आ रहा है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है क्योंकि जेसन मरा हुआ था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सच में जेसन का हाथ हिल रहा है, यानी वो जिंदा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम जेसन को इन्होंने नैनोटेक बेड पे लिटाया हुआ था, जिस नैनोटेक बेड ने उसके अंदर दोबारा से जान भर दी थी। एकदम से उसे किसी के उठने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो सच में जेसन अब उस बेड पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो एकदम से जेसन ने उसे पीछे से काबू कर लिया। वो उसे मारने लगा था। अपने आप को बचाने के लिए ये लड़की बाहर आवाज देने की कोशिश पे करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। अब जेसन उसे बालों से पकड़कर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डुबा देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद जेसन उसकी मुंह को बाहर निकाल के एक टेबल के ऊपर स्मैश कर देता है, बिल्कुल तोड़ देता है और इस तरह इस लड़की की मौत हो जाती है। जिसके बाद जेसन यहाँ से अपनी नशेड़ी उठाता है और दूसरे लोगों को मारने के लिए निकल जाता है, जो उसका पुराना काम है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें टीम लीडर को दिखाया जाता है जो भी साइंटिस्ट थे और इस टाइम रोवन के पास खाना लेकर आए थे। खाना देते हुए ये लोग बातें करते हैं और टीम लीडर जेसन के बारे में पूछते हैं तो रोवन बताती है कि वो एक बहुत ही खतरनाक किलर है जिसे मारना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बड़े से बड़े जख्म को भी खुद ब खुद हील करने की पावर रखता है। बातों ही बातों में रोहन को पता चलता है कि ये लोग जेसन को भी यहाँ लेकर आए थे, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है। तो यहाँ पर लीडर उसे बताते हैं कि वो तो मर चुका है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए। ये लोग उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने जेसन को बेड से बांधा हुआ था, लेकिन अब जेसन वहाँ नहीं था और ये देखते हुए ही सब के सब शॉक रह गए। इस लैब के अंदर सिर्फ इस टाइम उस लड़की की लाश थी जिसे थोड़ी ही देर पहले जेसन ने मारा था और ये देखकर सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ के गार्ड जल्दी से इस पूरी लैब में लॉकडाउन लगाने को कह देते हैं और सबको लैब 1 में शिफ्ट होने को कहते हैं जहाँ पर रोवन को रखा गया था। यहाँ लैब 2 के अंदर हम जेसन को देखते हैं। जेसन अब पास के बने हुए एक कैबिन के अंदर आ रहा था जहाँ पर एक कपल जल्दी से लैब 1 से निकलकर लैब 2 में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इतना तो जेसन उन्हें टाइम ही नहीं देता। वो उस लड़की की बॉडी में अपनी मशीन ही स्टैब कर देता है, जिसका खून जाकर उसके पार्टनर के चेहरे पर गिर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। जेसन उस लड़के को खींचते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और वो लड़की पैनिक होते हुए सब लोगों के पास आती है और उन्हें बताती है कि जेसन ने कितनी बेदर्दी से उसके पार्टनर को स्टैब किया था। अब गार्ड को भी समझ आ गई थी कि जेसन कितना खतरनाक है, इसीलिए वो अपनी पूरी फोर्स को ऑर्डर दे देता है जेसन को पकड़ कर मारने का। लेकिन यहाँ का जो टीम लीडर था वो जेसन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि जेसन को अर्थ 2 पहले जाने पे उसे बहुत सारे पैसे मिलने थे। वो गार्ड को भी ऑफर करता है कि उसमें से आधे पैसे तुम ले सकते हो। गार्ड बजाय तो उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो लीडर था, लेकिन फिर अपने रूम में जाने पर सभी सोल्जर्स को दोबारा जेसन को मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि जेसन का जिंदा रहना बिल्कुल ठीक नहीं। सीन कट होकर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 2 सोल्जर्स इस टाइम बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे थे।
एक सोल्जर पहले ही एक ही शूट में एक मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि दूसरा मॉन्स्टर भी उसके पीछे ही है। तभी उसका दूसरा साथी पीछे से इसी मॉन्स्टर को शूट कर देता है और तभी एक और किलर इसी रूम में आ जाता है और वो था जेसन। जेसन पकड़कर यहाँ सभी लोगों को मारता जा रहा था। ये किलर कहाँ से आया था, इसे देखकर ये सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इस टाइम ये लोग एक गेम खेल रहे थे और गेम में ही मॉन्स्टर को मार रहे थे और इस गेम में जेसन नाम का कोई किलर तो था ही नहीं। तब इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी स्टिमुलेशन के अंदर सच में कोई और आ गया है। जैसे ही ये लोग अपनी डिवाइसेस अपने सरों से उतारते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सच में जेसन था जो यहाँ के लोगों को मार रहा था। ये देखते हुए यहाँ पर वो लड़का जिसका बाजू भी कट गया था वो फौरन ही पीछे से जेसन के ऊपर हमला करता है उसे मारने के लिए, लेकिन जेसन एक ही बार में उसे अपने पीछे से आगे लाते हुए गले से पकड़कर उसका गला दबा देता है और आखिर उसे मारकर जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद वो दूसरे आदमी को तो सिर्फ एक थप्पड़ मारकर दीवार पे गिराते हुए ही उसकी जान ले लेता है। यहाँ जो सोल्जर्स जेसन को ढूंढ रहे थे वो जब गेमिंग रूम में आकर इन दोनों की बॉडी देखते हैं तो फौरन सभी लोगों को अलर्ट कर देते हैं। इसी गेमिंग जोन से अगले रूम में हम एक इंजीनियर को देखते हैं जो अपने कानों पे हेडफोन लगाए अपने काम में बिजी था। वो किसी की बातें तो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन एकदम से अपने सामने लगे हुए मिरर में वो पीछे से जेसन को दिखता है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता पीछे से धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं जो यहाँ पर कैप्टन चला रहे थे जेसन को मारने के लिए। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद ये लोग समझ रहे थे कि जेसन मर गया होगा, लेकिन गोलियों की तबाही खत्म करते ही ये लोग देखते हैं कि जेसन तो वहाँ से भाग चुका था और यहाँ पे अब इंजीनियर भी नहीं था। हैरान परेशान ये लोग अब जेसन को ढूंढने लग जाते हैं, जबकि जेसन इन्हीं के रूम में था और खामोशी से लोगों को मार रहा था। वो पहले अपनी मशारी से एक सोल्जर को पकड़कर मार देता है और फिर एक दूसरे सोल्जर को पकड़कर उसकी गर्दन को मोड़ते हुए उसका भी काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो तीसरे सोल्जर के सामने आता है। ये सोल्जर कुछ बहादुर था, इसीलिए थोड़ी देर तक जेसन के सामने टिक पाया। उसने जेसन को 2-3 हिट भी किए, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि जेसन ने एक पंच मारते हुए ही उसे नीचे गिराया और वो मर गया। अब जैसे ही आगे बढ़ने वाले सोल्जर्स को इन सोल्जर्स की बॉडी दिखती है तो वो फौरन अपने कैप्टन को इस बारे में बताते हैं और कैप्टन उन्हें जल्द ही आगे बढ़ते हुए अपना मिशन कंप्लीट करने को कहते हैं, ये नहीं जेसन को मारने को कहते हैं। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही वो लड़की आगे की तरफ बढ़ती है और जेसन को ढूंढ ही रही होती है, लेकिन जेसन तो उसके पीछे था जो एकदम से उसकी गर्दन पे अपनी मशारी रखते हुए उसकी गर्दन काट देता है। वो लड़की उसी टाइम मरती नहीं बल्कि रेडियो से अपने साथियों को मदद के लिए बुलाती है। वो मदद खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं मांग रही थी बल्कि जेसन को पकड़ने के लिए मांग रही थी और ऐसा करते ही वो खुद मर गई। उसकी लोकेशन बताने की वजह से यहाँ पर एक और सोल्जर आया जिसके हाथ में एक बहुत ही एडवांस गन थी। वो इस गन से बार बार शूट करते हुए जेसन को पीछे की तरफ चलने पर मजबूर कर देता है और आखिर जेसन एक हुक के ऊपर गिरता है जो इन्हीं का लगाया एक ट्रैप था। दूसरा सोल्जर फौरन ही मशीन से उस हुक को ऊपर कर देता है और ये सब लोग इस बात का जश्न मनाते हैं कि इन्होंने जेसन को पकड़ लिया। इससे पहले कि ये लोग जेसन को किसी लैब के अंदर लेकर आते, जेसन फौरन से उस हुक से जंप करते हुए इसी सोल्जर को पीछे से हमला करते हुए मार देता है। अब कैप्टन जो इन सब की दी हुई रिपोर्ट्स को लेते हुए यहाँ तक जेसन को पकड़ने आया था, वो देखता है कि हुक में जेसन नहीं बल्कि उसका अपना ही सोल्जर है और ऐसे वो जान गया कि उसके तकरीबन सोल्जर्स भी मारे गए हैं और इस टाइम वो ही जेसन के सामने है उससे लड़ने के लिए और जेसन भी अभी जिंदा है। इससे पहले कि वो जेसन को ढूंढ पाता, जेसन एकदम से पीछे से उसके ऊपर हमला करता है और उसे दीवार के साथ लगा देता है। वो 1 बार 2 मरतबा 3 मरतबा उस कैप्टन की बॉडी में अपनी मशारी से स्टैब करता है, लेकिन कैप्टन उसे गुस्सा दिलवाता है कि मुझे इन हमलों से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जेसन उसे बार बार हमला करते हुए उस पर उसे मार देता है। अब सभी लोग जान गए थे कि जेसन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे बचने के लिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक दूसरी पॉट में जाकर उस पॉट के जरिए जल्दी से जेसन से अपनी जान छुड़वा लेंगे। ये लोग सारे उसी स्पेस शटल में बैठने की कोशिश में लग जाते हैं और इससे पहले कि सब लोग स्पेस शटल में बैठकर इसे यहाँ से दूर ले जाते, एकदम से उस पायलट के पीछे ही जेसन आ जाता है जो उस पायलट को मार देता है और शटल का कंट्रोल लेते हुए उस शटल को इसी स्पेसशिप के ऊपर क्रैश करवा देता है, जिससे स्पेसशिप के काफी सारे सिस्टम तबाह हो जाते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर बैठे ये सब लोग अपनी स्पेसशिप की तबाही देख रहे थे। ये जानते थे कि 15 से 20 मिनट के अंदर अब इन लोगों की भी जान चली जाएगी। लीडर अपने कम्युनिकेशन ऑफिसर से कहते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई दूसरी शिप होगी, उसे मदद के लिए बुलाओ, लेकिन पता चला इन्हें कि उस शिप को भी यहाँ तक आने में 20 मिनट लग जाएंगे और इनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर कोई जोर जोर से इनका गेट बजाने लगा। ये सभी लोग डर गए
ये जानते थे कि पीछे जेसन ही होगा, इसलिए इन्होंने गेट नहीं खोला तो जेसन विंडो तोड़ते हुए इनके इस चैम्बर में आ गया। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग सारे उस चैम्बर को छोड़कर दूसरे की तरफ भाग जाते हैं, जबकि पीछे रह जाता है लीडर, जो जेसन से डील करने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे ना मारो तो मैं अर्थ 2 पर तुम्हें ले जाकर बहुत सारा पैसा और शोहरत दे सकता हूँ। लेकिन जेसन को इस सब की जरूरत नहीं थी। कि लोग जो दूसरे चैम्बर में परेशान थे कि कुछ ही देर में ये स्पेसशिप भी तबाह होने वाली थी और जेसन का भी खतरा था, तो इंजीनियर इन दोनों ही खतरों से निपटने के लिए इन्हें दोबारा स्पेस शटल में जाने का आइडिया देता है, जिसे पहले ही जेसन ने यहाँ से निकलने नहीं दिया था। स्पेस शटल आराम से इस स्पेसशिप से अलग हो जाती और ऐसे अगर स्पेसशिप तबाह भी हो जाती तो इनकी जान बचाती और जेसन इसी में मर जाता और ये लोग जिंदा अर्थ 2 तक पहुंच जाते। लेकिन अब मसला एक ये था कि स्पेस शटल में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियर उसके अंदर जाते हैं और बाकी ये बची हुई लड़कियां स्पेसशिप से बाकी बचे हुए इंसानों को स्पेस शटल तक लाने का काम करती हैं। और एक लड़का जिसने यहाँ पे एक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया था, वो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लग जाता है ताकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। यहाँ रोवन स्पेस शटल की तरफ जाते हुए एक सोल्जर को मरा हुआ देख लेती है और उसकी गन को उठा लेती है कि अगर उनके सामने जेसन आ गया तो ये लोग उससे लड़ पाए। यहाँ पर रोवन को किसी की सांस लेने की भी आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई जिंदा है, जिसे वो चेक करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही लड़कियां डरी हुई थी। वो उन दोनों लड़कियों को स्पेस शटल की तरफ जाने को कहती है और खुद जब आगे बढ़कर चेक करती है तो ये कैप्टन था, जिसे पूरी तरह जेसन मार नहीं पाया था। उसकी हालत अब ज्यादा खराब हो रही थी, वो बिल्कुल मरने ही वाला था। लेकिन रोवन उससे कहती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आऊंगी और हम लोग अर्थ 2 की तरफ निकल जाएंगे। रोवन अब अपने दूसरे साथियों के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें कैप्टन को इस शटल तक लाना होगा, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन्हें सिग्नल भी मिल जाते हैं कि इंजीनियर ने स्पेस शटल को ठीक कर लिया है। इससे पहले कि ये सब लोग शटल की तरफ बढ़ते, शटल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कोई पायलट का कटा हुआ सर एकदम से ले आया है इंजीनियर के सामने, और ये कोई नहीं है बल्कि जेसन ही है, जो अब इंजीनियर को भी पकड़कर यहाँ पर बने इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स के साथ मार मार कर उसको भी जान से खत्म कर देता है। ये देखते हुए शटल के दूसरी तरफ मौजूद एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी को भी शटल में लाए बगैर इस शटल का दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि सब उसकी मिन्नतें करते रह गए कि उनको भी अंदर आने दो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और शटल को प्री मैच्योर ही लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से शटल उन्हीं की स्पेसशिप से टकरा कर तबाह हो गई। इन सबको लग रहा था कि जेसन स्पेस शटल के अंदर ही मारा गया, लेकिन वो तो अब इसी स्पेसशिप के अंदर था और इन तीनों के सामने आ चुका था। इन्हें लगा कि अब मौत इनके सामने है और इन्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी इनका चौथा साथी इनके पास आ जाता है, जिसने अपने रोबोट को मॉडिफाई कर लिया था। उसके पास अब ऐसी गन्स थी जो किसी को भी मार सकती थी और ये इस टाइम जेसन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन इनका ऐसा सोचना इनके लिए बेवकूफ़ी था, क्योंकि जेसन जैसे ही अपनी मशाली उसके M14 की तरफ फेंकता है तो वो रोबोट पहले ही वार में गिर जाती है। अब उसे चेक करने के लिए जैसे ही जेसन उसके पास जाता है तो एकदम से KM14 होश में आ जाती है और उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देती है। बेहोश होना तो उसका सिर्फ नाटक था जेसन को अपने करीब लाने के लिए। उसने अपनी हाई पोटेंसी गन से जेसन को ऐसा शूट किया था कि जेसन उड़ते हुए यहाँ से दूर जाकर गिरा था, जिसके बाद रोबोट एक बड़ा सा जंप करती है। जेसन के पास पहुंचकर उसे दोबारा अपनी गन से बार बार शूट करने लग जाती है। यहाँ जेसन भी अपने आप को एक दो मरतबा उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये रोबोट अपने पाँव से किक करते हुए उसे बार बार गिरा देती है और इस दौरान भी उस पर शूट करती ही रहती है। अब इस रोबोट ने जेसन को दूर फेंका था, वो उसके ऊपर जंप करके उसके सर पर बंदूक रखते हुए उसके दिमाग को खत्म करने चाहती थी, लेकिन तभी जेसन ने नीचे से उसके ऊपर वार कर दिया और ये रोबोट गिर गई। इससे पहले कि जेसन अब रोबोट को खत्म कर देता, पीछे से कैप्टन अपनी धुआंधार एंट्री करते हैं और जेसन के कंधे में एक चाकू स्टैब करते हुए उसे कुछ मिनट के लिए कमजोर कर देते हैं और इतनी ही देर में उस रोबोट को टाइम मिल जाता है रिकवर करने का। KM14 दोबारा उसके ऊपर वार करती है और उसे मार मार कर यहाँ से दूर करने की कोशिश करती है। अब वो अपनी गन से ही इस चैम्बर का दरवाजा तोड़ते हुए उसे लैब 1 में भेज देती है, जहाँ पर वो नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड थे, जिस एक बेड के साथ जेसन भी टकरा जाता है। आखिर में KM14 उसके सर को शूट करते हुए उसे भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली जेसन को मारने में ये लोग कामयाब हो चुके थे, ये लोग बहुत खुश थे। KM14 अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए जेसन की ही मशाली उसकी बॉडी में फेंक कर स्टैब कर देती है। फाइनली अब ये सब लोग एक बड़े खतरे से जान बचा चुके थे। नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड पे लिटा देते हैं और उसे हील करना शुरू कर देते हैं और तभी दूसरी स्पेसशिप वाले इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि वो इनके करीब ही हैं और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन शिप को जितना आने में यहाँ टाइम लगता, उस टाइम तक तो ये वाली शिप तबाह हो जाती। तभी रोवन इस पूरी शिप का मैप देखती है और उसे पता चलता है कि इस शिप में एक ऐसा भी एरिया है
जो आराम से इस शिप से अलहदा हो सकता है और उस चैम्बर में जाकर ये लोग अपने आप को सेफ भी कर सकते हैं। बिना वक्त ज़ाया के ये लोग उस चैम्बर की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि लैब 1 में हमें दिखाया जाता है कि जेसन जिस नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड के ऊपर मरा था, वो बेड अभी भी एक्टिवेट था और उस पर तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था। इसी बेड ने जेसन को हील करना शुरू और उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स की जगह लोहे के पार्ट्स देना शुरू कर दिए, जिससे वो एक इंसान और एक रोबोट का कॉम्बो बन गया और पहले से ज्यादा खतरनाक बन गया। यहाँ ये सब लोग उस चैम्बर तक पहुंच गए थे जिसके अंदर इन्हें सेफ रहना था। उस चैम्बर के अंदर जाने से पहले ये लोग चैम्बर के बाहर की तरफ कुछ बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द ही ये चैम्बर स्पेसशिप से अलहदा हो जाए। जैसे ही ये लोग बॉम्ब लगाकर फ्री होते हैं तो ये देखते हैं कि अब इनके सामने जेसन आ चुका था, जिसे KM-14 यानी वो रोबोट जैसे ही दोबारा मारने के लिए उसके करीब जाती है तो जेसन एक ही हाथ से वार करते हुए उसका सर ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। KM-14 का क्रिएटर जल्दी से KM-14 का हेड पकड़ता है। यहाँ पर अब जल्दी से रुवन जेसन के सामने आती है तो रुवन को जेसन गले से पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए दूसरे लोग उसके पास आते हैं तो जेसन उनसे लड़ने लग जाता है और इस चक्कर में रुवन अपने आप को बचा लेती है। वक्त रहते ही ये लोग जल्दी से दूसरे चैम्बर के अंदर आ जाते हैं और उसका गेट भी बंद कर देते हैं। मरता हुआ वो आदमी जिसने रुवन की जान बचाई थी वो जल्दी से बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे इनका ये चैम्बर पूरी स्पेसशिप से अलग हो जाता है और हम जेसन को देखते हैं जो इस बॉम्ब्स की फोर्स की वजह से पीछे की तरफ जाकर गिरता है। यहाँ अब एक नई स्पेस शटल भी आ गई थी इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इन्हें लग रहा था कि इनकी जेसन से जान छूट गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेसन अभी भी इनके चैम्बर के पास ही था, जो बाहर से पंच करते हुए इनके चैम्बर को तोड़ देता है और वैक्यूम प्रेशर की वजह से हर चीज यहाँ पर उड़कर बाहर की तरफ निकलने लग जाती है। तेजी से इनका ये चैम्बर भी तबाह होने लग जाता है। इससे पहले कि ये सब लोग स्पेस के अंदर गिर जाते, कैप्टन रुवन को पकड़ लेता है और रुवन अपनी एक दूसरी साथी को पकड़ लेती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसे पकड़ नहीं पाई थी, इसीलिए उसकी साथी स्पेस में जाकर मर गई। उसके यहाँ से दूर होते ही कैप्टन ने जल्दी से रुवन को खींचा और ये लोग एक दूसरे चैम्बर में चले गए जहाँ पर वैक्यूम प्रेशर नहीं था। अब सिर्फ 4 लोग ये जिंदा बचे थे। वो देखते हैं कि जेसन अब इनकी इस जगह को भी तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये जान बचाने के लिए यहाँ से भी भागते हैं। ये लोग उस गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेस्क्यू वेसल भी आई थी, लेकिन अब इनके इस चैम्बर का गेट जो कि रेस्क्यू वेसल के साथ अटैच हुआ था वो नहीं खुल पा रहा था। यहाँ पर कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो स्पेस सूट पहनकर स्पेस में जंप करेंगे और बाहर की तरफ से इस वेसल का दरवाजा खोलेंगे। जितनी देर में वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, ये लोग देखते हैं कि जेसन इनके करीब आ गया। जेसन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट एक वीडियो गेम स्टिमुलेशन लगा देता है, जिससे जेसन कंफ्यूज होकर ट्रैप हो जाता है। कुछ देर तक वो इस सब में फंसा रहता है, लेकिन जल्द ही वो इस सारे स्टिमुलेशन से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गया था। जैसे ही इस चीज का अंदाजा साइंटिस्ट को होता है तो साइंटिस्ट यहाँ पर एक दूसरी स्टिमुलेशन लगा देता है जहाँ पर उसने 2 लड़कियों को रखा था जो जेसन को बुला रही थी। जेसन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे इन लड़कियों को देखकर गुस्सा आता है और वो इन लड़कियों को ही उनके स्लीपिंग बैग में उठा कर किसी बोरी की तरह पटकता है और उन्हें मार देता है। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन भी वो गेट खोलने में कामयाब हो चुका था। अब क्योंकि गेट खोलने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हुई थी तो वो स्टिमुलेशन भी खत्म हो गया था, जिससे अब जेसन इन्हें देख रहा था। रुवन और साइंटिस्ट जल्दी से उस रेस्क्यू वेसल के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ आते ही इन्हें अंदाजा होता है कि ये KM-14 का सर तो उसी स्पेसशिप में छोड़ आए और वही इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रुवन उसे लेने के लिए दोबारा स्पेसशिप के अंदर भागती है तो देखती है कि जेसन दोबारा उनका पीछा कर रहा था, जिससे बचने के लिए वो तेजी से इस रेस्क्यू शटल के अंदर तो आ जाती है और पीछे से कोई इस रेस्क्यू शटल का दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है और ये कोई और नहीं था बल्कि कैप्टन था, जिसने जेसन के साथ लड़ने का और बाकी सबको बचाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही रेस्क्यू वेसल स्पेसशिप से डिटैच होकर अर्थ 2 के लिए निकलती है, वैसे ही पुरानी वाली स्पेसशिप के अंदर कैप्टन एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और रोवन देख पाती है कि उसी प्रेशर की वजह से जेसन अब उनकी इस रेस्क्यू वेसल के करीब आ गया था। इससे पहले कि वो यहाँ पर भी उनके ऊपर हमला कर देता, किसी बैटमैन की तरह कैप्टन आकर उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ से दूर ले जाते हैं। तेजी से नीचे गिरते हुए अब इन दोनों की बॉडी जल रही थी, जिसे देखते हुए रुवन और सब लोगों को लगा कि जेसन 2 और कैप्टन मर गए हैं। अर्थ 2 पर हमें दिखाया जाता है कि एक कपल यहाँ पर एक टूटे हुए तारे को देखता है, जो असल में टूटा हुआ तारा नहीं था ही बल्कि जेसन का सर था और वो यहाँ पे अब कोई और तबाही फैलाएगा या नहीं, इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।